हेलो साथियों, हम देख रहे हैं सांख्यिकी में C5 सीरीज़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने C5 सीरीज़ का पार्ट 1 देखा, जिसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने स्टार्ट किया था। इसमें एक तो हमने टाइम सीरीज़ के ग्राफ्स देखे थे और दूसरी वैरायटी थी इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको देखना था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने 5 पार्ट्स किए थे। फर्स्ट पार्ट जो था लाइन डायग्राम, वो देखा। सेकेंड पार्ट था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने देखा। हिस्टोग्राम के भी 2 पार्ट देखे थे, इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल, वो हमने देखा। अब हिस्टोग्राम से हम बहुलक का निर्धारण कर सकते हैं। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि आवृत्ति आयत चित्र, जब मैंने बिंदु रेखीय प्रदर्शन और चित्रमय प्रदर्शन में अंतर बताया था, उस टाइम मैंने एक बिंदु वहाँ पर लिखा था कि चित्रमय प्रदर्शन से बहुलक या माध्यिका का निर्धारण नहीं होता है, जबकि बिंदु रेखीय प्रदर्शन से बहुलक, माध्यिका, विभाजन मूल्यों का निर्धारण होता है। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम देखें कैसे बहुलक का निर्धारण होगा, माध्यिका और विभाजन मूल्यों का निर्धारण कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें बहुलक का निर्धारण कैसे होगा, हिस्टोग्राम से। आवृत्ति आयत चित्र से बहुलक का निर्धारण, सबसे पहले हमको आवृत्ति आयत चित्र हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, जो हमने पिछले वीडियो में कैसे बनाते हैं सीखा। यह आवृत्ति आयत चित्र बन गया। बहुलक का मतलब है वह मूल्य जो बहुत बार श्रेणी में आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, है ना। और जितनी आवृत्ति ज़्यादा होती है, आयत की ऊंचाई उतनी ज़्यादा होती है। तो जिस आयत की ऊंचाई सर्वाधिक है, वहाँ से हमें बहुलक का पता चलेगा। तो जिस आयत की ऊंचाई सर्वाधिक है, वह वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे हमने ये रैंडमली एक हिस्टोग्राम बनाया है, इसमें 20 से 30 वाला वर्ग का जो आयत है वो सबसे ऊंचा है। इट मीन्स हमारा जो बहुलक है वो 20 और 30 वाले वर्ग के बीच में होगा, है ना। अब कैसे, डायग्राम से या हिस्टोग्राम से हम कैसे बताएं? तो आपको क्या करना है, जो सबसे ऊंचा आयत है उसके आस पड़ोस वाले दोनों जो आयत हैं उनको क्रॉस में मिलाना है। जो कॉर्नर हैं, जैसे इसका ये लेफ्ट कॉर्नर है ना, तो अगले आयत के इस लेफ्ट कॉर्नर से इसको क्रॉस में मिलाना है। हमने यहाँ लिखा सर्वाधिक ऊंचाई वाले आयत के ऊपरी दोनों कोनों को पड़ोस वाले आयतों के स्पर्श करते हुए ऊपरी कोनों से मिलाना है। अब जैसे पास वाला ये आयत, तो इसका ये कॉर्नर इसको टच कर रहा है ना, इसको मिलाना है। अब ये इससे थोड़ी मिलेगा, अपोजिट ही मिलाना पड़ेगा। तो डॉट डॉट से हमने इसको मिला दिया। अब ये पड़ोस में ये वाला आयत है, इसका ये कॉर्नर टच कर रहा है, तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से डॉट डॉट से हमने मिला दिया। ये जो दोनों तिरछी रेखाएं जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं, उस बिंदु पर ही बहुलक का निर्धारण होगा। उस बिंदु को हम नीचे मिला देते हैं। ये मैंने ब्लू लाइन से यहां मिलाया, ये Z आया। ये Z जो है बस यही बहुलक है ना। तो दोनों जो रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहां बहुलक का निर्धारण हो जाता है। ये हो गया हिस्टोग्राम से बहुलक का निर्धारण। अब हम लेते हैं तीसरा है आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब बहुभुज बनाना है, आवृत्ति बहुभुज 2 तरीके से बनेगा, विद हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम। आवृत्ति आयत चित्र सहित और आवृत्ति आयत चित्र रहित। सबसे पहले हम देखते हैं आवृत्ति आयत चित्र सहित आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम।
तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, पहले हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो हमने पिछले वीडियो में सीखा है, एक ये न्यूमेरिकल रैंडमली लिया है, इससे हमने ये हिस्टोग्राम बना दिया, ये सारे आयत हमने खड़े कर दिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम आवर्ती बहुभुज की कि विद हिस्टोग्राम पॉलीगॉन कैसे बनता है। तो हमको क्या करना है, प्रत्येक आयत की जो ऊपरी भुजा है ना, ऊपर वाली भुजा, उसका मध्य बिंदु अंकित करना है, सेंटर पॉइंट। मध्य बिंदु जैसे ऊपरी भुजा का मध्य बिंदु ये रहा, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये और ये सब मध्य बिंदु अंकित कर दिए। इसके बाद स्केल से सभी को एडजॉइन करना है। जैसे इसको हमने इससे मिला दिया, इससे ये मिला, इससे ये मिला, इससे ये और फिर ये हमने मिला दिया, एडजॉइन कर दिया, सभी मध्य बिंदुओं को स्केल से मिलाया है, ध्यान रखना। अब हमको कवर्ड करना है बहुभुज, नीचे तक भुजाक्ष से मिला देना है, ताकि इसकी एक जो विशेषता है वो मैं बताता हूँ, भुजाक्ष से कैसे मिलाना है। तो नेक्स्ट जो इंटरवल पड़ेगा उसके मध्य बिंदु से हमको मिलाना है। जैसे 30 से 35 है तो अगला क्लास क्या आएगा, 35 से 40 है ना। तो 35 से 40 का जो क्लास आएगा उसके मध्य में हम एक रैंडमली पॉइंट लेते हैं, इसको ये डॉट डॉट से कवर कर देते हैं। 5 से पहले खाली है तो वो क्लास कौन सा होगा, जैसे ये 5 से 10 है तो ये हो गया 0 से 5, 0 से 5 का ये मध्य बिंदु ये रहा, इसको डॉट डॉट से हमने मिला दिया, ये पूरा एक कवर्ड एरिया हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी एक विशेषता है कि ये जितने भी आयत हैं उन सभी आयतों का क्षेत्रफल कुल करेंगे, योग करेंगे, तो सभी आयतों के कुल क्षेत्रफल जो हैं इनका जो योग है किसके बराबर होगा, ये जो बहुभुज बना है, ये जो पॉलीगॉन बना है शेडेड एरिया, इसके अंदर का क्षेत्रफल और सभी आयतों का कुल क्षेत्रफल सदैव बराबर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमने इसको एक्स अक्ष से मिलाया है। क्लियर हो गया ना, क्यों मिलाया, ताकि कवर्ड अप एरिया होगा तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बहुभुज के अंतर्गत का क्षेत्रफल और हिस्टोग्राम का क्षेत्रफल सदैव बराबर होगा। अब हम बात करेंगे विदाउट हिस्टोग्राम, कि हम हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाहते हैं, इतनी लेबर करना नहीं चाहते हैं, तो और इजी तरीका क्या है, तो हमें जो न्यूमेरिकल दिया है उनके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। जैसे हमें ये प्राप्तांक और छात्र संख्या, ये दो ही चीज़ें हमें दी हुई हैं, मैंने एक साथ में इसका मध्य बिंदु निकाल लिया है। मध्य बिंदु जैसे 10 और 20 का मध्य बिंदु 15, कैसे निकलता है, दोनों लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें, मध्य बिंदु। तो इन सब के मध्य बिंदु हमने निकाल लिए। अब मध्य बिंदु सारे एक्स अक्ष पर आएंगे और फ्रीक्वेंसी वाई अक्ष पर रहेगी। हमको मध्य बिंदु से संबंधित जो आवृत्ति है उस पर बिंदु अंकित करना है। जैसे मध्य बिंदु 10 से 20 का मध्य बिंदु कौन सा है, 15 की आवृत्ति क्या है, 2। तो यहाँ पर देखिए 10 से 20 के बीच में हमने मध्य बिंदु 15 अंकित किया है और 15 से संबंधित आवृत्ति है 2 पर हमने एक पॉइंट बना दिया। 25 पर 5, ये 25 पर 5, 35 पर 8, ये 35 पर 8, 45 पे 4, ये 45 पे 4 और 55 पे 3, ये 55 पे 3, ये पॉइंट हमने बना दिए। ये पॉइंट बनाने के बाद वापस वही स्केल से इनको एडजॉइन करना, इनको आपस में मिलाना है और नीचे भुजाक्ष पे मिलाने के लिए वही सिस्टम है, जस्ट इससे पहले वाला और उसके बाद वाला 50% डिस्टेंस पे इनको हम मिला देते हैं। जैसे 60 के बाद 65 का ही मध्य बिंदु आएगा, 10 से पहले 5 का मध्य बिंदु आएगा, इनको हमने मिला लिया। ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये जो डॉट डॉट से कवर्ड एरिया है ना, ये पूरा आवृत्ति बहुभुज है और ये भी डॉट डॉट वाला लाल जो है ये भी आवृत्ति बहुभुज है। इसमें हमने हिस्टोग्राम की मदद ली है, इसमें हमने हिस्टोग्राम नहीं बनाया है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम के हमने पॉलीगॉन बनाया।
अब हम लेते हैं चौथा है आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। आवृत्ति वक्र ये क्या होता है? ये बहुत इजी है, ये जस्ट इसके आगे की स्टेज है, पॉलीगॉन के आगे की स्टेज है कि पॉलीगॉन में जो हमने पॉइंट बनाए थे, जो बिंदु हमने अंकित किए थे, जैसे हिस्टोग्राम के मध्य बिंदुओं को अंकित किया, बिना हिस्टोग्राम में भी मध्य बिंदुओं पर हमने ये पॉइंट अंकित किया, तो ये तो करना ही है। आवृत्ति वक्र बनाने के लिए ये बिंदु जो अंकित किए हैं यहाँ और यहाँ, ये मस्ट है, यहाँ तक तो चलना ही है। उसके आगे क्या करना है? जो लाइन हमने स्केल से मिलाई थी वो नहीं मिलानी है। अब हमें क्या करना है? मुक्त हस्त से, फ्री हैंड से एक सरलित वक्र बनाना है। ऐसा वक्र बनाना है जिसमें कोई एंगल न हो, सारे कोण समाप्त हो जाएं। देखिए ये कॉर्नर है, दिख रहा है ना, कॉर्नर कोण बना हुआ है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है। तो सभी बिंदुओं पर कोण समाप्त हो जाने चाहिए, एंगल समाप्त हो जाना चाहिए। विदाउट एंगल बिल्कुल सरलित वक्र, सिंपल कर्व जो फ्री हैंड से बने, मुक्त हस्त से बने, ऐसे सरलित वक्र को आवृत्ति वक्र कहते हैं। मैं इसी में बना रहा हूँ, नया नहीं बना रहा हूँ, इसी में बना रहा हूँ ताकि हमें मालूम पड़े कि आवृत्ति वक्र और आवृत्ति बहुभुज में क्या अंतर है। तो आवृत्ति बहुभुज में कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, उनको स्केल से मिलाया जाता है, जबकि आवृत्ति वक्र में कोई कोण नहीं होता है, ये मुक्त हस्त फ्री हैंड से बनाया जाता है। देखिए ये सारे बिंदु है ना, अब ये देखिए ये सरलित वक्र बना, ये आवृत्ति वक्र कहलाएगा। यह आवृत्ति वक्र हो गया, इसमें कोई एंगल नहीं है। इसकी आवृत्ति वक्र बनाने के लिए आवृत्ति बहुभुज के बिंदु निर्धारित करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये जो है यह आवृत्ति वक्र कहलाएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि सभी बिंदु आपके इस रास्ते में आए, इसके आसपास से निकलता हुआ लाइन आपको खींचना है ताकि डिस्टेंस कवर हो जाए। तो ये आवृत्ति वक्र हो गया और ये रेड वाला जो है वो आवृत्ति बहुभुज हो गया। ये आवृत्ति वक्र क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं संचयी आवृत्ति वक्र। अब ओजाइव कर्व को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। संचयी आवृत्ति वक्र, संचयी आवृत्ति दो स्थितियों में होती है, से कम में वितरण में या से अधिक के वितरण में। एक न्यूमेरिकल लेकर अपन इसको समझते हैं। एक प्राप्तांक के ये वर्ग दे रखे हैं और छात्र संख्या आवृत्ति ये दे रखी है। अब इससे हम से कम में बदलते हैं इसे और से अधिक में बदलते हैं। पहले वीडियो में मैंने सिखा चुका हूँ ये। देखिए से कम संचयी आवृत्ति वक्र और से अधिक संचयी आवृत्ति वक्र बनाने से पहले टेबल बनेगा। अब 0 से 10 है तो से कम कहाँ बोलते हैं? 0 से अधिक और 10 से कम। तो अपर लिमिट में ही हम से कम बोलते हैं। तो ये सबकी अपर लिमिट ले लो। सबसे पहली अपर लिमिट क्या है? 10। लास्ट अपर लिमिट क्या है? 60। ये हमने लिख दिया, 10 से कम और 60 तक हमने लिख दिया। अब आवृत्ति 10 से कम तो वो तो 2 ही है, 2 एज इट इज हमने लिख दिया। अब ये जुड़ती जाएंगी सारी आवृत्तियाँ। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबको आवृत्तियों को प्लस किया। 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23। ये हो गया से कम। अब हम बात करें से अधिक। क्या से अधिक हम कहाँ बोल रहे हैं? 0 से अधिक, है ना। तो लोअर लिमिट पे बोल रहे हैं। तो जितनी भी लोअर लिमिट है ना उसको आप यहाँ लिखिए, 0 से अधिक और लास्ट क्या लिखना है?
50 से अधिक, तो 0 से 50 लिख दिया। अब 0 से अधिक कितने बच्चे हैं? सारे बच्चे 0 से अधिक हैं। तो एक काम करिए, आप लास्ट से शुरू करिए। 50 से अधिक कितने? एक ही है ना, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ से हम ऐसे जोड़ दें इसको, तो 1 में 4 जोड़ दिया 5 आ गया, 5 में 7 जोड़ा तो 12, 12 में 5 जोड़ दिया 17, और 17 में 4 जोड़ा 21, और 21 में 2 जोड़े तो 23। अब ये जो छात्र संख्या है ये f नहीं है, ये CF है, संचयी आवृत्ति वक्र है। इसी को हमें बिंदु रेख पर अंकित करना है। ये सारे बिंदु 2 वक्र बनेंगे, लेस देन वाला और मोर देन वाला। नीचे हमने प्राप्तांक लिखा है 0 से 60 तक, और छात्र संख्या जो है उसमें हम देखेंगे CF का हाईएस्ट वैल्यू 23, इसलिए हमने 24 तक लिख दिया। छात्र संख्या में CF में हमने 0 से 24 तक लिखा है। अब ये बिंदु कैसे अंकित करना है वो देखिए। सबसे पहले हम से कम लेते हैं। से कम में जैसे 10 से कम में 2 है ना, तो 10 पर 2, ये 10 पर 2। ये जो ब्लू लाइन है ये से कम को बता रही है। ये जितने भी ब्लू डॉट हैं ये सारे से कम के बिंदु हैं। 20 से कम में 6 हैं, तो ये 20 पे 6, 30 पर 11, ये 30 पर 11, 40 पर 18, तो 40 पर ये 18, 50 पे 22, ये 50 पे 22, और 60 पे 23, ये 60 पे 23। ये जो बिंदु हमने अंकित किए हैं इसे फ्री हैंड से, मुक्त हस्त से हमें मिलाना है। तो ये डॉट डॉट से ये जो ब्लू लाइन बनी है इसे हम कहेंगे से कम संचयी आवृत्ति वक्र या लेस देन ऑजाइव कर्व। अब हम लेते हैं मोर देन। 0 पर कितना है? 23। ये 0 पर फर्स्ट पॉइंट है 23। 10 पे है 21, ये 10 पर ये 21। 20 पे 17, ये 20 पे 17। 30 पे 12, तो ये 30 पर ये 12। 40 पर 5, ये 40 पर 5। 50 पर 1, तो ये 50 पर 1। ये जितने भी रेड कलर के पॉइंट हैं वे सारे अगर हम मिलाएं डॉट डॉट सी जो लाइन बनी है फ्री हैंड से, तो ये जो कर्व बना है इसे हम कहेंगे से अधिक संचयी आवृत्ति वक्र, मोर देन ऑजाइव कर्व। तो ये तो 2 तो ऑजाइव कर्व बन गए। ये दोनों एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। जिस बिंदु पर दोनों ऑजाइव कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को यदि हम भुजाक्ष पे x अक्ष पर मिला देते हैं तो हमें मीडियन प्राप्त होता है, माध्यिका प्राप्त हो जाती है। इसका एक रफ डायग्राम मैंने इधर भी बनाया है रफली कि मोर देन हमेशा यही शेप में आएगा, लेस देन हमेशा इसी शेप में आएगा, और दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमें मीडियन बताएगी कि मीडियन कितना है। जब मीडियन आ जाता है तो क्वार्टाइल भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम जब आगे पढ़ेंगे, विभाजन मूल्य पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये मीडियन भी आ चुका है, और बहुलक के बारे में भी हमने देखा कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन से बहुलक का भी ज्ञान हो जाता है। ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन में जितने भी वक्र थे सारे हमने देख लिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।